1200 दिन और 7.5 मिलियन डॉलर्स में बना टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटे में कैसे डूब गया। बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक अपने टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी शिप। ये जहाज अटलांटिक ओशियन में साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था और इस जहाज पर बैठे पैसेंजर्स कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि अपने टाइम के मिलियनर बिलियनर होते थे। 1912 में टाइटैनिक जैसा बड़ा शिप बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। टाइटैनिक जहाज की लंबाई 269 मीटर्स, चौड़ाई 28 मीटर्स और ऊंचाई 53 मीटर्स थी। उस जमाने में टाइटैनिक को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर्स की कॉस्ट आई थी, यानी कि 42 करोड़ रुपयों की, जो कि आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से 400 मिलियन डॉलर यानी 3000 करोड़ से भी ज्यादा के बराबर है। टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू किया गया था और 2000 वर्कर्स की मदद से 3 साल में इस जहाज को कम्प्लीटली तैयार किया गया। लेकिन अभी टाइटैनिक को टेस्ट करना बाकी था। बेसिकली नए शिप को पानी में उतारने से पहले 10 से भी ज्यादा टेस्ट होते हैं, पर टाइटैनिक में सिर्फ एक ही टेस्ट हुआ था और वही एक टेस्ट पास करते दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में इसकी मार्केटिंग शुरू हो गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, कभी न डूबने वाला टाइटैनिक। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को 40 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस था। यहाँ तक टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसे 107 जहाजों को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, और तो और टाइटैनिक को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लेट एंड वोल्फ को भी 500 से भी ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस था। तो आखिर गलती कहाँ हुई, किससे हुई और क्यों हुई, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को रवाना हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे और इसे 6 आइस वार्निंग मिल चुकी थी। मतलब जिस अटलांटिक ओशियन में टाइटैनिक न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था, उस ओशियन में बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें थी, जिसे आइसबर्ग कहते हैं। और टाइटैनिक को आइस वार्निंग देते समय कहा गया कि प्लीज आप शिप को धीरे चलाएं, ओशियन में बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ टाइटैनिक को आइस वार्निंग मिल रही थी, ये सिर्फ आपस में रेडियो कम्युनिकेशन से एक दूसरे को वार्निंग दिया करते थे कि इस एरिया में बर्फ है, आराम से चलें। लेकिन मैंने अभी कहा कि टाइटैनिक को आइस वार्निंग में ये कहा गया कि प्लीज धीरे चलें, पर टाइटैनिक ने अपनी स्पीड कम नहीं की। 21.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइटैनिक आगे बढ़ रहा था। अब आप कहेंगे 40 किलोमीटर पर आवर की ही तो स्पीड है, कहाँ ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड है। आज के टाइम का सबसे मॉडर्न क्रूज शिप वंडर ऑफ द सीज, जो कि टाइटैनिक से 2 गुना बड़ा है और उसकी टॉप स्पीड है 22 नॉट्स यानी 40.7 किलोमीटर पर आवर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को 7 और आइस वार्निंग टाइटैनिक को दी जाती है, लेकिन इन वार्निंग्स को कैप्टन और क्रू मेंबर्स इग्नोर करते हैं और जहाज की स्पीड कम नहीं करते। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, जो कि जहाज के आगे की साइड काफी ऊंचाई पर लगा होता है। क्रोज नेस्ट का मतलब होता है कौवे का घोंसला, पर इसमें कौवे नहीं बैठते। क्रोज नेस्ट ज्यादा ऊपर होने की वजह से जो इसमें बैठकर आगे का रास्ता देखता था कि रास्ता क्लियर है या नहीं, उसे ऊंचाई पर होने की वजह से काफी तेज हवा का सामना करना पड़ता था, जिससे आगे कुछ साफ नहीं दिखता। और क्रोज नेस्ट पर बैठे क्रू मेंबर को एक दूरबीन भी दी जाती थी ताकि वो साफ देख सके, पर टाइटैनिक में दूरबीन नहीं दी गई। सुनने में तो काफी छोटी प्रॉब्लम लग रही है, पर असल में यही बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अब ऐसा भी नहीं कितने लग्जरी शिप में दूरबीन ना हो, पर अनफॉर्चुनेटली जब टाइटैनिक साउथहैम्पटन स्टेशन पर खड़ा था अपने पहले सफर पर रवाना होने से पहले, तभी लास्ट मोमेंट पर आरएमएस सीनियर डेविड बिलियर को ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी जगह हेनरी वाइल्ड नाम के आरएमएस ओलंपिक ऑफिसर को लाया गया। पर डेविड बिलियर जाते जाते अपने साथ क्रूज नेस्ट के लॉकर की चाबी लेते गए और उसी लॉकर में दूरबीन रखी हुई थी। और टाइटैनिक डिजास्टर के बाद जब फ्रेडरिक फ्लीट, ये वही नाम है जो उस दिन क्रूज नेस्ट पर बैठकर आगे का रास्ता बता रहा था, जब कमिश्नरी ऑफ इंक्वायरी ने फ्रेडरिक से पूछा अगर आपके पास दूरबीन होती तो आप आइसबर्ग को कितना पहले देख लेते, तो फ्रेडरिक ने कहा इतना पहले तो डेफिनेटली देख लेते, किसे आइसबर्ग के रास्ते से हम हट जाते। अब चले 14 अप्रैल की रात की बात करते हैं। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लीट, जो कि क्रूज नेस्ट पर बैठा था, वो अचानक अपने सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग देखता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, जहाज को जल्दी से लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
उसके सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से जा टकराया और ये आइसबर्ग कोई छोटा आइसबर्ग नहीं था। 400 फीट का आइसबर्ग। साइंटिस्ट की माने तो इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। और जैसे ही टाइटैनिक इस आइसबर्ग से टकराया, वैसे ही टाइटैनिक में छोटे छोटे होल हो गए, जिससे जहाज में पानी भरने लगा। फिर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और क्रू मेंबर्स ने एनालाइज किया कि जहाज को कितना नुकसान हुआ है, और वो शॉक हो गए कि जो टाइटैनिक में 16 अलग अलग वाटर कंपार्टमेंट्स बनाए गए, उनमें से 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा, जबकि कैपेसिटी सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स की ही थी। कैप्टन को रियलाइज हो चुका था कि ये जहाज डूबने वाला है। टकराने के 20 मिनट बाद 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं रेडियो कॉल के लिए, ताकि आसपास जो जहाज हो उससे कम्युनिकेट करके मदद मांगी जा सके। फिर 20 मिनट बाद 12:20 पर एक जहाज से कम्युनिकेशन हो जाता है। आरएमएस कारपेथिया, जो कि टाइटैनिक के पास था, वो फौरन ही टाइटैनिक के मदद के लिए चल पड़ता है। पर वो जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर वो अपनी टॉप स्पीड पर भी आता, तब भी उसे टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 3.5 घंटे का टाइम लगता। और टाइटैनिक पर क्रू मेंबर्स फ्लेयर पे फ्लेयर छोड़ा रहे थे, ताकि कोई और जहाज इनकी मदद कर सके। अब सिचुएशन पैनिक होने लगी थी। इसी बीच कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने लाइफ बोट रिलीज करने का डिसीजन लिया। लाइफ बोट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस कहानी की। अगर टाइटैनिक की कैपेसिटी के हिसाब से लाइफ बोट रखी जाती, तो शायद कोई भी न मरता। टाइटैनिक में 48 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी थी, पर टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट को ही कैरी किया गया। इसकी वजह से 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और एक लाइफ बोट में 65 पैसेंजर्स की कैपेसिटी थी, पर टाइटैनिक से जब पहली लाइफ बोट को रिलीज किया गया, तब उसमें सिर्फ 28 लोग ही बैठे थे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये तो अनसिंकेबल शिप है, हम नहीं डूबेंगे। अगर टाइटैनिक में 48 लाइफ बोट को रख दिया जाता, तो सबकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अब सवाल आता है, जब टाइटैनिक में 48 लाइफ बोट्स रखी जा सकती थी, तो सिर्फ 20 लाइफ बोट को ही क्यों रखा गया? आप ये तो जानते हैं, हर व्हीकल में सेफ्टी टेस्ट जरूर होता है। इसी तरह शिप्स में भी लाइफ बोट ड्रिल नाम का एक टेस्ट होता है, पर टाइटैनिक में ये टेस्ट हुआ ही नहीं था, और एडवर्ड स्मिथ ने इन टेस्ट को सीरियसली नहीं लिया। रात के 1 बजे तक जहाज में पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि इसका आगे का हिस्सा पानी में पूरी तरह डूब जाता है। इसके बाद जहाज पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं लाइफ बोट में बैठने के लिए। फिर रात के 2:05 पर टाइटैनिक की आखिरी लाइफ बोट को रिलीज किया जाता है, पर अभी भी जहाज पर 1500 से भी ज्यादा लोग थे। 2:20 पर टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये जहाज पानी में पूरी तरह समा जाता है। और जहाज पर जो 1500 लोग थे, वो भी टाइटैनिक के साथ डूब गए। कुछ लोगों ने तैरने की कोशिश की, पर वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। जिस टाइम पर टाइटैनिक पानी में डूबा था, तो पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, और अगर किसी हेल्दी पर्सन को भी -2 डिग्री सेल्सियस पानी में रखा जाए, तो 20 मिनट में उसकी मौत हो जाएगी। हाइपोथर्मिया की वजह से बॉडी अकड़ने लगती है। हाइपोथर्मिया का बेस्ट एग्जांपल है, देखें ये हमारा हाथ है। हमारे हाथ का अंगूठा और छोटी उंगली, हम इसको आसानी से टच करा सकते हैं। और जब हम हाइपोथर्मिया के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो हमारा ये अंगूठा और हमारे हाथ की छोटी उंगली आपस में टच नहीं होगी, और यही हाइपोथर्मिया का सबसे इजी एग्जांपल है। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक स्टोरी का पार्ट 1। अगर इस वीडियो में पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसका हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं जल्दी टाइटैनिक के नेक्स्ट पार्ट में।